जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सहीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 64 में। ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है, पेपर नंबर 6 चल रहा है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है। चाहे आप BBMQ से हो, चाहे आप BVU से हो, चाहे आप SKMU से हो, चाहे आप LNMU से हो, चाहे आप BHU से हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, ये वीडियो लेक्चर सेशन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। और लेक्चर नंबर 61 से मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 61 से मैंने एक एक्सरसाइज 1 का सीरीज स्टार्ट किया था, एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन का सीरीज स्टार्ट किया था। यानी कि ग्रुप थ्योरी का जो पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1, उसी का जो है कि मैं लेक्चर नंबर 61 से सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बता चुका हूं। ठीक है, और मुझे याद है कि क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने 2 तरीके से बताया था। ठीक है, एक तो हो गया कम्यूटेटिव टेबल यानी मल्टीप्लिकेटिव टेबल के मदद से बताया था, जिसको कैलिस टेबल कहते हैं, इसके मदद से मैंने बताया था। ठीक है ना। लेक्चर नंबर 62 में मैंने आपको बताया था सिंपल फॉर्म में एबेलियन ग्रुप, जो जिस टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं उसी टाइप से बताया था। लेकिन लेक्चर 63 में मैंने उसी क्वेश्चन नंबर 2 को मल्टीप्लिकेटिव टेबल के मदद से मैं आपको बताया था। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 64 में मैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि 4 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने वाला हूं। लेकिन आपको बता दूं कि ये वीडियो लेक्चर सेशन बहुत ही लंबा चलने वाला है, तो इसको आप पूरा देखिएगा, तभी आपका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 क्लियर होगा। ठीक है, बोर होइएगा तो फिर तो नहीं हो पाएगा, है ना। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। चलिए, ज़्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए हम लोग सीधा टॉपिक पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। पहला क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन है। डू द पॉजिटिव रैशनल नंबर्स फॉर्म्स ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय AOB इक्वल टू A/B क्वेश्चन मार्क। पूछता है क्या पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का एक सेट जो है, डू दी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स फॉर्म ए ग्रुप, मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, जो यहाँ पर डिफाइंड है A ऑपरेटेड विथ B विद द हेल्प ऑफ बाइनरी ऑपरेशन O इक्वल टू A/B। ये अगर इस प्रकार से मेरा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, तो क्या पॉजिटिव रैशनल का जो है कि सेट या फिर आप कह सकते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर का जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, क्या वो ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन। तो आइए देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कर लेना है, सॉल्यूशन लिख लेना है और मान लेना है कि लेट S बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद विच आर इन द फॉर्म ऑफ A ऑपरेटेड विथ B विद द हेल्प ऑफ बाइनरी ऑपरेशन O इक्वल टू A/B। ये हुआ। अब सबसे पहले हमने क्या माना है उसको फिर से एक बार लिख लेना है। देयरफॉर S इक्वल टू क्या है, तो ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर का सेट है वो और विच आर इन द फॉर्म ऑफ, और वो किस प्रकार से पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का सेट है, तो विच आर इन द फॉर्म ऑफ A ऑपरेटेड विद B अंडर द ऑपरेशन O इक्वल टू A/B। इसी प्रकार से मेरा पॉजिटिव रैशनल नंबर जो है कि मिलना चाहिए, A ऑपरेटेड विद B अंडर द ऑपरेशन O इक्वल टू A/B। इसी प्रकार का मुझे रैशनल नंबर्स मिलना चाहिए, इसी प्रकार का मुझे पॉजिटिव रैशनल नंबर मिलना चाहिए। अब सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे क्लोजर लॉ को। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सिंस A बिलोंग कर रहा है सेट S में और B बिलोंग कर रहा है सेट S में, आप देख सकते हो बाबू, यहाँ पर आप देखिए मैंने माना है कि S बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मान लिया कि A बिलोंग कर रहा सेट S में और B बिलोंग कर रहा सेट S में, तो उस केस में A ऑपरेटेड विद B अंडर द ऑपरेशन O इक्वल टू A/B होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हम लोग को गिवन ही है कि A ऑपरेटेड विथ B, है ना, अंडर द ऑपरेशन O इक्वल टू A/B, ये सेट S का ही मेंबर है, ये पहले से ही दिया हुआ है। इसका मतलब, और हम लोग को क्लोजर प्रॉपर्टी में यही दिखाना पड़ता है कि अगर 2 नंबर ले ले और जो ऑपरेशन दिया हुआ है उस ऑपरेशन को इन बिटवीन, मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच में जो हमने लिया है A और B सेट S से, उसके बीच में अगर हम उस ऑपरेशन O को डिफाइन करें
और उससे जो भी रिजल्ट निकले, उससे जो भी निष्कर्ष निकले, जो भी रिजल्ट निकले, अगर वो सेट एस में बिलोंग करता है तभी हम कहते हैं कि ये क्लोजर है। और आप देख सकते हैं ए बाई बी ही मिला। अगर ए ऑपरेटेड विद बी लगाएंगे, मतलब ए और बी में हम अगर ओ ऑपरेशन लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है अकॉर्डिंग टू दिस ए बाई बी ही मिलेगा। और ए बाई बी कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो सेट एस में ही बिलोंग कर रहा है। सिंस ए एंड बी आर पॉजिटिव रैशनल नंबर, देयरफॉर ए अपॉन बी इज ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो आप समझ सकते हो कि अगर ए और बी पॉजिटिव रैशनल नंबर है और उसके बीच में कोई एक बाइनरी ऑपरेशन ओ लगा रहे हैं तो उसके थ्रू मुझे ए बाई बी मिल रहा है। तो ए भी आपका क्या है, रैशनल है, और बी भी मेरा क्या है, रैशनल है। यहाँ पर क्या बोला गया है, ए और बी क्या है, मेरा रैशनल नंबर से है ना। तो ए और बी मेरा रैशनल नंबर से, तो किन्हीं दो रैशनल नंबर्स को अगर आप डिवाइड करोगे तो वो भी रैशनल नंबर ही होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्लोजर हो गया, मतलब ये क्लोजर है। अब आगे हम लोग देखेंगे एसोसिएटिव। तो ए बी सी बिलोंग कर रहा है एस में, मान लेते हैं, और हम क्या करेंगे, ए ऑपरेशन लगाएंगे। पहले तो बी और सी में ऑपरेशन लगाएंगे और फिर ए में लगाएंगे, और फिर ए और बी में पहले ऑपरेशन लगाएंगे आरएचएस तरफ, और फिर बाद में सी में ऑपरेशन लगाएंगे। मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि बी को मैं सी के साथ ऑपरेट करूंगा विद द हेल्प ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ओ, एंड देन उसके बाद जो रिजल्ट आएगा फिर ए को मैं उस रिजल्ट के साथ ऑपरेट करूंगा, एंड देन द बाइनरी ऑपरेशन ओ। और फिर इसके बाद मैं आरएचएस तरफ ए और बी को मैं ऑपरेट करूंगा विद द हेल्प ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ओ, और इसके बाद जो उसके बाद ए और बी के से जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को मैं सी के साथ ऑपरेट करूंगा अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ओ। तो मैं एक काम करता हूं, एलएचएस वाला पहले सॉल्व करता हूं और आरएचएस वाला फिर बाद में सॉल्व करूंगा, और एलएचएस का वैल्यू अगर आरएचएस के बराबर आ जाए तो फिर मैं कहूंगा कि इट इज एसोसिएटिव। तो चलिए पहले हम लोग एलएचएस को सॉल्व करते हैं। ए ऑपरेटेड विथ ओ, है ना, ए ऑपरेटेड विथ बी ऑपरेशन सी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ओ, और फिर क्या है कि बी ऑपरेटेड विथ सी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ओ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँ कि बी और सी का ऑपरेशन मुझे क्या देगा, देखिए यहाँ पर देखिए बाबू, ए और बी का ऑपरेशन क्या दे रहा, ए बाई बी, मतलब जो लेफ्ट में है वो ऊपर चल गया, जो राइट में है वो नीचे आ गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से बी और सी का ऑपरेशन जो लेफ्ट में है वो ऊपर चला जाएगा, जो राइट में है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया। ठीक इसी प्रकार से ये ए है और ये बी बाई सी है, दोनों के बीच में ओ ऑपरेशन है, तो जो लेफ्ट में है वो ऊपर चला जाएगा, जो राइट में है वो नीचे आ जाएगा, है ना। ठीक इसी प्रकार से क्योंकि ये तो ऑपरेशन ऑलरेडी डिफाइंड है ना, ए और बी में ऑपरेशन जो है, जो लेफ्ट में है वो ऊपर चला जाएगा, जो राइट में है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि ए ऑपरेटेड विद बी बाई सी अंडर द ऑपरेशन ओ, तो ए ऊपर चला जाएगा, बी बाई सी नीचे आ जाएगा, और ये उसको बढ़िया से सॉल्व करेंगे तो ए सी बाई बी आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये तो एलएचएस वाला बात हो गया कि ये हुआ, ठीक है ना। अब आगे हम क्या देखेंगे, आगे क्या देखेंगे, आरएचएस वाला बात देखेंगे। ये देखेंगे ए ऑपरेटेड विथ बी अंडर द ऑपरेशन ओ, और फिर ये जो रिजल्ट आएगा उसको सी के साथ ऑपरेट करेंगे अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ओ। तो यहाँ पर एक थोड़ा, यहाँ पर देखिए ये एलएचएस वाला पार्ट था, और ये वाला पार्ट को मैं लूँगा इधर, देखिए ये आरएचएस वाला पार्ट है, ये आरएचएस वाला, ए ऑपरेटेड विथ बी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ओ, और यहाँ पर देखिए सी ऑपरेटेड विथ ए ऑपरेटेड ए ऑपरेशन बी के साथ जो ऑपरेशन का रिजल्ट आया है उसको मैं सी के साथ ऑपरेट करूँगा, मतलब ये आरएचएस वाला पार्ट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। अब ए और बी में जो ऑपरेशन ओ है उसके बाद ए और बी का रिजल्ट मेरे को ए बाई बी दे देगा, यानी कि जो मेरा एलएचएस में है ए वो ऊपर चला जाएगा, जो आरएचएस में है वो नीचे आ जाएगा अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ओ, फिर सी के साथ मैं ऑपरेट करूंगा, फिर जो लेफ्ट में मेरा है ए बाई बी वो ऊपर चला जाएगा, जो राइट में है वो सी जो है कि राइट में है वो नीचे आ जाएगा। अब सी के नीचे कुछ नहीं तो ऑब्वियस सी बात है 1 ही होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए बाई बी ए अपॉन बी इंटू 1 अपॉन सी आएगा, जो कि ए बाई बी सी होगा। और आप देख सकते हैं बाबू क्या कि एलएचएस में आया है ए सी बाई बी, एलएचएस में क्या आया है ए सी अपॉन बी, और आरएचएस में क्या आया है ए अपॉन बी सी, यानी कि एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं है। इट मीन्स ए ऑपरेटेड विथ बी ऑपरेटेड सी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ओ is not equal to A operated with B under the binary operation O, and then we operate C with A operated B under the binary operation O। तो ये आपस में बराबर नहीं हो गया, इसी वजह से therefore it is not associative, यानी कि सेकेंड लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ग्रुप बनने के लिए सेकेंड लॉ को फॉलो करना अति आवश्यक है, बट यहाँ पर ये फॉलो नहीं कर रहा है। हेंस जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मेरा बनेगा S, O का, चूंकि S को मैंने क्या माना है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ
ए ऑपरेटेड विथ बी अंडर द ऑपरेशन ओ इक्वल टू ए अपॉन बी। यानी कि मैंने क्या माना था, सेट एस को क्या माना था, ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, दैट इज ए ऑपरेटेड विथ बी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ओ वी गिव्स अस ए रिजल्ट ए अपॉन बी, है ना। इस प्रकार का जो है कि मेरे को क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स मिलने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि LHS और RHS बराबर नहीं आए, इसी वजह से ये एसोसिएटिव नहीं हुआ, देयरफॉर इट इज़ नॉट एसोसिएटिव। हेंस जो मेरा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है S, मतलब S जो मेरा सेट है वो अगर O ऑपरेशन के साथ अगर उसको रख दे तो वो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी कि सेट S अंडर दी बाइनरी ऑपरेशन O, दैट इज इट इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ S ओके इज नॉट ए ग्रुप, क्योंकि ये सेकेंड लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। बट S जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना रहा है O के साथ, तो आपको मालूम है कि अगर सिर्फ और सिर्फ क्लोजर को सेटिस्फाइड कोई भी, अगर मान लीजिए सेट, कोई भी सेट किसी भी ऑपरेशन के अंडर, ये यहाँ पर जो सेट S था, यहाँ पर जो सेट S था ये वो ऑपरेशन के अंडर क्लोजरनेस को फॉलो कर रहा है, क्लोजरनेस को फॉलो कर रहा है इसी वजह से। और आपको मालूम है कि कोई भी सेट अगर कोई भी दिया गया बाइनरी ऑपरेशन के तहत अगर वो क्लोजरनेस को फॉलो करे, सेटिस्फाइड करे, तब उस सेट को हम लोग कहते हैं ग्रुपॉइड। क्या कहते हैं, ग्रुपॉइड। हेंस बट एस, यहाँ पर लिख देंगे नीचे में, बट एस कॉमा ओ, यानी कि एस जो है कि सेट है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ओ, दैट इज एस इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ओ इज ग्रुपॉइड, या इसी को हम लोग क्वासी ग्रुप कहते हैं, बिकॉज इट इज ओनली सेटिस्फाइड क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, और एक बात ये है, ये तो हुआ, अब बचा 6, 7, 8। 6, 7, 8 भी तुरंत ख़त्म कर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि मैं इसका नोट्स आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। नोट्स के लिए आप जो है कि लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ वहाँ पर टैप कीजिएगा और सीधा आप हमारे गूगल ड्राइव में पहुँच जाइएगा। वहाँ पर आपका रिक्वेस्ट मैसेज मेरे पास आएगा, मैं यहाँ से एक्सेस करूँगा, फिर आप जा करके उसको ओपन कर पाइएगा। ये बड़ा ही सिंपल प्रोसेस होता है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, इसीलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमको मैसेज कीजिएगा, अगर दिक्कत होगा तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा दे के रखता हूं, या फिर मेन जहां पर हेडिंग है वहां पर भी आप देख सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है, ठीक है। या अबाउट के सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखिए, मेरा जो मेन मकसद है ना बाबू, मेरा मेन मकसद है आप लोगों के प्रति पूरी तरह से डिवोटेड हो जाना, मतलब 110% जितना हो सके, मेरा से जितना हो सके, जितना मैं एफर्ट लगा सकूं मैं उतना लगाऊंगा, है ना। BSc के स्टूडेंट्स के लिए, मैथमेटिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए, जो BTech कर रहे हैं उनके लिए, जो BE कर रहे हैं उनके लिए, जो IIT JAM क्रैक करना चाहते हैं उनके लिए, जो CISR नेट क्रैक करना चाहते हैं उनके लिए, चाहे आप जहां कहीं भी हायर मैथमेटिक्स का ज़रूरत पड़ता है, मैं उन सभी स्टूडेंट्स को मैं अपने, मतलब कह सकते हो ना बाबू, तन मन से पूरा एकदम 100% एफर्ट लगवा देना चाहता हूं। और कोई अगर गरीब बच्चा है तो उसके लिए मैं अपना धन भी देने के लिए रेडी हूं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। लेकिन आपको उसके लिए सक्षम होना पड़ेगा, यानी कि उस लायक बनना पड़ेगा, है ना। आप में वो मेरे को दिखना चाहिए कि हाँ एक्चुअली में आप उस लायक तक पढ़ रहे हो, जिस हिसाब से, जिस डेप्थनेस से पढ़ना चाहिए उस डेप्थनेस से पढ़ रहे हो, तो ज़रूर मैं क्या आपको मदद करने वाला 1000 आदमी आपको मिल जाएगा अगल बगल, ठीक है। तो याद रखिएगा, आप में सच्ची मेहनत होनी चाहिए, सच्ची लगन होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आइए, ज़्यादा हम लोग ये मोह माया वाला बात नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन नंबर 6 पर डिस्कस करेंगे। प्रूव दैट द सिस्टम Q, स्टैरिक वेयर स्टैरिक इज ए गिवन, मतलब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक Q एक सेट है, ठीक है ना। Q क्या है, एक सेट है। Q क्या है, तो रैशनल नंबर का सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू, और स्टैरिक क्या है, तो एक बाइनरी ऑपरेशन है जो कि इस प्रकार से डिफाइंड है। देखिए स्टैरिक किस प्रकार से डिफाइंड है, तो A और B अगर कोई भी दो नंबर को लेंगे Q से, क्योंकि Q रैशनल नंबर है, तो A और B कोई भी दो रैशनल नंबर को लेंगे Q सेट से, यानी कि रैशनल नंबर के सेट से, तो वो किस प्रकार का रिजल्ट देगा, A + B - AB, है ना।
और हमको दिखलाना ये है, हमको दिखाना ये है कि ये जो मेरा Q जो ग्रुप है, मतलब Q जो मेरा सेट दिया हुआ, अभी ग्रुप नहीं कहेंगे, ये जो मेरा Q कॉमा स्टेरिक है, ये जो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना रहा है, ये एक सेमी ग्रुप है। हमको ये दिखलाना है कि ये जो Q है, Q मतलब कि रैशनल नंबर का जो सेट है वो स्टेरिक ऑपरेशन के साथ एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, और ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एक सेमी ग्रुप है। ये हमको प्रूव करवाना होगा, ये हमको दिखाना होगा, ये हमको प्रूव करके दिखाना होगा। और आपको मालूम है कि सेमी ग्रुप किसे कहते हैं? सेमी ग्रुप का मतलब होता है कि ग्रुप का आधा लॉ को जो सेटिस्फाइड करे उसको हम लोग सेमी ग्रुप कहते हैं। आधा लॉ मतलब पहला क्लोजर को सेटिस्फाइड करना चाहिए, दूसरा एसोसिएटिव को सेटिस्फाइड करना चाहिए, और बाकी बाद दो जो है जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये नहीं भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ दो करना चाहिए, कम से कम दो करना चाहिए, यानी कि पहला तो जो है कि आपका क्लोजर और दूसरा क्या है एसोसिएटिव। ये दो अगर सेटिस्फाइड कर जाएगा तो फिर हम कह सकते हैं ये जो Q जो रैशनल नंबर का सेट है जो स्टेरिक के साथ एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना रहा है, स्टेरिक ऑपरेशन के साथ, स्टेरिक बाइनरी ऑपरेशन के साथ जो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना रहा है, ये क्या है? ये एक सेमी ग्रुप है। ये हमको जस्ट दिखाना है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे? सबसे पहले मान लेंगे ये कि मान नहीं लेंगे, दिया तो हुआ है, मानने की कोई ज़रूरत नहीं। द Q इज़ रिप्रेजेंट ऑल रैशनल नंबर्स, ये दिया हुआ है। तो Q बराबर रैशनल नंबर क्या होता है? अब देखिए रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है? जीरो भी रैशनल नंबर है, क्योंकि जीरो के नीचे कुछ नहीं तो 1 ही होगा, है ना। जीरो के नीचे कुछ नहीं तो जीरो नहीं होता बाबू, ये बात याद रखिएगा, है ना। ऐसा कभी मत सोचना कि जीरो के नीचे कुछ नहीं तो जीरो होगा। अरे बाबा ऐसा नहीं, जीरो के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। जीरो के नीचे अगर जीरो हो जाएगा तो फिर लफड़ा हो जाएगा बहुत बड़ा। 0/0 अनडिफाइंड टर्म होता है ना। इसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। ये इनडिटर्मिनेंट का जो 7 फॉर्म होता है उसमें से एक हो जाएगा, फिर तब तो फिर पूरा गोंडोगोल हो जाएगा, है ना। तब तो वो रैशनल नंबर होगा ही नहीं। तो रैशनल नंबर किसे कहते हैं? जैसे कि 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, डॉट 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 चलता रहेगा। अब यही चीज़ नेगेटिव में भी होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट 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 डॉट। 1/2 को भी रैशनल कहेंगे, 1/3 को भी रैशनल कहेंगे, 1/4 को भी, 1/5 को डॉट 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 चलते रहेगा। फिर -1/2, -1/3, -1/4, -1/5, ऐसे करके करके बहुत सारा नंबर जो है कि रैशनल बनते हैं, जो कि P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, जहाँ पर P एंड Q आर इंटीजर नंबर, बट यू नो अबाउट दैट Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब जो नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, है ना, P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, और P और Q इंटीजर नंबर होने चाहिए, लेकिन नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में जो Q है वो 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। P और Q इंटीजर, मतलब 0 भी तो इंटीजर है, यानी कि Q का वैल्यू भी तो 0 रखने से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर साफ साफ ये कहा दिया है कि Q नॉट इक्वल टू 0। ये रैशनल का डेफिनेशन होता है जो कि आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा रैशनल नंबर का ये सेट हुआ। अब आगे देखिए, मैं क्या काम करता हूँ बाबू, 2 नंबर ले लेता हूँ। क्लोजरनेस को दिखाने के लिए कम से कम तो 2 नंबर लेना पड़ेगा। तो मैं रैंडमली क्या करता हूँ कि 2 नंबर को पिक कर लेता हूँ इस सेट में से। इस सेट में से मैं 2 नंबर को पिक किया, और इसमें मैं जो ऑपरेशन बाइनरी दिया हुआ है, स्टेरिक जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, इसी बाइनरी ऑपरेशन को मैं इसमें लगा दूंगा। और लगाने के बाद मैं देखूंगा कि रिजल्ट अगर इसके अनुकूल आता है, यानी कि रैशनल ही आता है ना। मैंने चूंकि रैशनल का सेट से 2 नंबर को पिक किया, और अगर रैशनल आ जाए तो फिर मैं कहूँगा कि ये क्लोजर है। तो आइए देखते हैं, 0 और 1 को मैंने सेट Q से पिक किया तो 0 और 1 बिलोंग कर रहा है Q में। अब 0 और 1 के बीच में स्टेरिक ऑपरेशन लगाएंगे, और आप यहाँ पर इससे तुलना कीजिएगा। देखिए इसको आप कहीं बगल में लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, A स्टेरिक B बराबर A + B - AB, ठीक है। मतलब A के जगह पर 0 को रखेंगे और B के जगह पर 1 को रखेंगे, तो A के जगह पर फिर 0 + 1 होगा और -0 × 1 होगा, ठीक है ना। आइए देखिए यहाँ पर ठीक इसी प्रकार से 0 + 1, A के जगह पर 0 और B के जगह पर 1 और -A × B, मतलब 0 × 1। तो यानी कि आपका रिजल्ट 1 - 0 यानी कि 1, और 1 एक रैशनल नंबर ही होता है, यानी कि सेट Q में बिलोंग कर गया। देयरफॉर इट इज क्लोजर। और आगे बहुत जन बोले कि सर ये तो आपने 2 नंबर लेकर के चेक किया तो उसमें आ गया। अगर मान लीजिए और 2-4 को दूसरा नंबर लेकर के चेक कीजिएगा तो क्या आएगा? -1/2 और 1/3 को लेकर चेक कीजिएगा तो क्या वो रैशनल आएगा? हम बोलेंगे बाबू तुमको अगर शक है, तुमको विश्वास नहीं है ना, तो आप 2 नंबर वो लेकर के देख लो ना, और उसके बीच में स्टेरिक ऑपरेशन लगा दो, जरूर आएगा, 110% आएगा बाबू, गारंटी बोल रहे हैं कि आएगा, है ना, आएगा ही आएगा।
तो मैं चेक करके देख चुका हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया एक लाइन, फर्दर यू में चेक। अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप चेक करके देख लीजिए बाबू और आगे। और आप 2 क्यों नंबर लीजिएगा, आप और नंबर ले लीजिए ना, 2 का जोड़ा कर करके बहुत सारा नंबर होता है, रैशनल नंबर तो बहुत सारा है, आप पूरा ले लीजिए, आप पूरा एकदम जिंदगी भर उसको लगा दीजिए, है ना। तो आपको रिजल्ट में वही लास्ट में यही मिलेगा कि वो रैशनल ही मिलेगा रिजल्ट उसका, है ना। चलिए अब एसोसिएटिव को चेक करते हैं। एसोसिएटिव को चेक करने के लिए 3 नंबर की आवश्यकता होती है, तो मैं कोई भी 3 नंबर को रेंडमली उठा ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं रेंडमली क्या उठाया हूँ 3 नंबर को, जरा देखिए तो 0, 1 और -2। तो आप चाहे तो मैंने 0, 1 और -2 चूज किया है, आपको चाहिए तो आप दूसरा कोई भी चूज कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है, आप कुछ भी चूज कर लीजिए। क्यों में बहुत सारा नंबर पड़ा हुआ, आप जो 3 को नंबर सिलेक्ट कीजिएगा आप ले लीजिए, आपकी इच्छा। और उसमें फिर क्या लगा देंगे, एसोसिएटिव लगाएंगे, चेक करेंगे उसका एसोसिएटिव। यानी कि ए बी सी अगर बिलोंग करता है क्यू में, यानी कि ए मेरा 0 है, बी मेरा 1 है और सी मेरा -2 है, अगर ये 3 नंबर ए बी सी बिलोंग करता है क्यू में, तो मैं क्या करता हूँ एसोसिएटिव लगाने के लिए मैं क्या जानता हूँ एसोसिएटिव कैसे लगता है। तो ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी, फिर ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी, यानी कि LHS RHS ये हुआ। अब मैं एक काम करता हूँ, LHS पार्ट को लूँगा, ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी, ए के जगह पर 0 है स्टेरिक, फिर बी के जगह पर 1 है और बी सी के जगह पर -2 है। अब 0 को एज इट इज रहने देते हैं, पहले 1 और -2 के बीच का जो स्टेरिक ऑपरेशन है उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो आपको मालूम होगा ए स्टेरिक बी क्या दिया हुआ है, ए स्टेरिक बी क्या दिया हुआ बाबू, तो ए स्टेरिक बी दिया हुआ है a + b, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ऑपरेशन दिया हुआ है ए स्टेरिक बी का वैल्यू दिया हुआ a + b - ab, है ना। तो इसको इसी चीज़ को यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, जरा देखिएगा, ए स्टेरिक बी यानी कि ए के जगह पर 1 है, बी के जगह पर -2 है, यानी कि a + b, तो a प्लस हुआ और -2 है, तो ये -2 हो जाएगा, प्लस -2, और फिर क्या हो ए स्टेरिक बी -ab माइनस रखा और a के जगह पर 1 और b के जगह पर -2, यानी कि आपका आ गया 0 स्टेरिक 1 -2 और +2 +2 कट गया, ये बचा 1। अगर आपको ज़्यादा असुविधा हो रहा समझने में तो आप एक काम कीजिए, आप बी स्टेरिक सी का वैल्यू लिख लीजिए। बी स्टेरिक सी का वैल्यू क्या होगा, तो b + c - bc, b + c - bc, और b के जगह पर आप रखिएगा 1 और c के जगह पर रखिएगा -2 और माइनस फिर रखिएगा और फिर b × c, b के जगह पर फिर 1 और c के जगह पर -2, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 1। और इसके बाद 0 और स्टेरिक 1 पर सॉल्व करेंगे तो 0 के जगह पर 0 हो गया, और यहाँ पर फिर से मैं क्या करूँगा, a और b का स्टेरिक वाला ऑपरेशन लगाऊंगा। तो सबसे पहले आप काम की क्या कीजिए कि a स्टेरिक b आप लिख लीजिए a + b - ab। बाबू हम जैसे जैसे बोल रहे हो वैसे वैसे नहीं करोगे तो कभी ज़िंदगी में नहीं समझ में आएगा, है ना। आप सोचोगे कि मैं बोल दे रहा हूँ उसी से समझ जाओगे तो बड़ा दिक्कत होगा बाबू आगे आपको। आप लिखिए, जो मैं बोल रहा हूँ पहले वो लिखिए, मेरे हिसाब से चलिए, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा। ए स्टेरिक बी बराबर a + b - ab आप लिखिए कॉपी में कहीं पर, लिख लिए। अब आगे देखिए, अब आगे देखिएगा, अब आगे यहाँ पर ये चीज़ देखिए, 0 कहाँ गया जी, हाँ ये 0 और 1 का स्टेरिक को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 0 को मैंने a माना है, मतलब a को मैंने 0 माना, b को मैंने 1 माना। अब a + 0 यानी कि 0 + 1, है ना, a के जगह पर 0 और b के जगह पर 1 और -ab, तो a के जगह पर फिर 0 और b के जगह पर 1, तो यानी कि क्या आ जाएगा, कट कुट के 1 आ जाएगा। तो अच्छा ये LHS वाला पार्ट आया। अब RHS वाला पार्ट देखेंगे, अगर RHS भी 1 आ जाएगा तो फिर मैं कहूँगा इट इज एसोसिएटिव। अब RHS वाला पार्ट क्या होगा, a स्टेरिक b स्टेरिक c, तो a के जगह पर मैं 0 सिलेक्ट किया हूँ और b के जगह पर 1 सिलेक्ट किया हूँ और c के जगह पर -2 सिलेक्ट किया हूँ। तो 0 और 1 पर मैं स्टेरिक ऑपरेशन को सॉल्व करूँगा, तो ये a के जगह पर 0 है और b के जगह पर 1 है, तो क्या होगा 0 + 1 यानी कि a + b और -ab, a के जगह पर फिर 0 और b के जगह पर 1, तो यानी कि मतलब ये हो गया कि मेरा 1 आ गया, 0 × 1 खत्म हो गया, और फिर -2 आया, फिर a के जगह पर 1 है और b के जगह पर -2 है, यानी कि फिर से मैं इसमें वही वाला स्टेरिक वाला ऑपरेशन लगाऊंगा जो आप लिख के रखे हैं, a स्टेरिक b। तो a के जगह पर अब a को मान लीजिए 1 और b को मान लीजिए -2, तो a + b यानी कि a के जगह पर 1 और प्लस b के जगह पर -2, प्लस माइनस -2 हो गया, फिर -ab, a के जगह पर 1 और b के जगह पर -2। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब 1 -2 और +2, -2 कट गया, फिर 1 आया। आप देख सकते हो बाबू LHS भी 1 आया है और RHS भी 1 आया। LHS RHS बराबर 1, LHS और RHS बराबर हो गया, देयरफॉर फर्दर यू में चेक, और आगे आप और भी चेक कर सकते हैं, आप और भी डिफरेंट 3 नंबर सेट क्यू से ले सकते हैं। मैंने तो 0, 1 और -2 लिया है, ठीक है। आप और भी जो मर्जी है आप उसको भी ले सकते हैं ना। अब मैंने तो 0, 1 और -2 लिया ना, आप इसके बदले भी आप कोई भी 3 नंबर ले सकते हैं, आप 4, 5, 6 भी लेकर के चेक कर सकते हैं, तो आपको रिजल्ट मतलब जो है कि मतलब LHS RHS बराबर ही आएगा, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं।
मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, ठीक है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। तो LHS RHS बराबर आ गया। फर्दर यू में चेक, अगर आप आगे चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर लीजिए। देयरफॉर इट इज एसोसिएटिव, इसी वजह से ये क्या है, एसोसिएटिव है। अब तीसरा नंबर देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी चेक करेंगे। तो मैंने एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए मैंने आपको बता रखा है कि क्या होता है कि -1/4 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूँ दाएं से, -1/4 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूँ बाएं से कि मुझे -1/4 में कोई परिवर्तन नज़र नहीं आए, तभी मैं कहूँगा यहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है। यही तो पूरा प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले बात यह है कि -1/4 मेरा सेट क्यू से बिलोंग कर रहा है। आप देखिए, आप देख सकते हैं -1/4 सेट क्यू से बिलोंग कर रहा है, यानी कि रेशनल नंबर के सेट में -1/4 भी होता है, ठीक है, इतना तो कन्फर्म है। अब आगे देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए, सिंस एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए सिंस -1/4 बिलोंग कर रहा है क्यू में, डैट इज ए अगर बिलोंग कर रहा है क्यू में, आप इन जनरल समझिए, ए अगर बिलोंग कर रहा है क्यू में तो ए में ऐसा क्या ई ऑपरेट करेंगे, है ना, ये ऐसा क्या ई को ऑपरेट करेंगे बाएं से, है ना, आपके हिसाब ये इधर वाला दायां हो रहा है ना, तो हाँ ठीक है, वही बात है। ए के साथ मैं क्या ऑपरेट करूँगा दाएं से और ए के साथ मैं क्या ऑपरेट करूँगा बाएं से जी, कि मुझे ए ही मिले। मतलब ए अगर बिलोंग कर रहा सेट क्यू से, यानी कि रेशनल नंबर के सेट क्यू से मैं एक एलिमेंट ए को पिक किया हूँ, तो ए में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूँ दाएं से और ए में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूँ मैं बाएं से, है ना, जिसके वजह से ए में कोई परिवर्तन नहीं आए, ए में कोई बदलाव नहीं आए, ए ही रहे, तो उस नंबर को मैं आइडेंटिटी एलिमेंट कहता हूँ। तो यानी कि मेरा -1/4 मेरा ए के जगह पर है, ठीक है, और ये मेरा बिलोंग कर रहा है क्यू में, ये किस में बिलोंग कर रहा है, क्यू में। तो मैं देन -1/4 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा आइडेंटिटी के जगह पर 1, ठीक है, ठीक है, और -1/4 के साथ फिर मैं जैसे कि दाएं से मैंने 1 को ई किया और फिर मैंने बाएं से भी 1 को मल्टीप्लाई कर 1 को मैंने ऑपरेट कर दिया, ओके, एज ए आइडेंटिटी एलिमेंट सिलेक्ट करके मैंने पुट कर दिया, जिससे कि मुझे ए के बराबर वैल्यू मिल जाना चाहिए। ए मेरा क्या है, तो -1/4, मतलब -1/4 ही मिल जाना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि मिलता है कि नहीं। तो चलिए पहले इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। मेरा LHS वाला पार्ट -1/4 स्टेरिक 1, तो ए मैंने -1/4 अब +1, a + b और -ab, a बोले तो -1/4 और इंटू b। आप वो वाला फॉर्मूला तो याद लिखे है कि नहीं, a स्टेरिक b बराबर a + b - ab, वो दिया हुआ है ना, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो a बराबर क्या है, a बराबर क्या है, तो -1/4 और b का वैल्यू क्या है, +1, तो -1/4 और +1, a + b और माइनस लगाए, फिर a बोले तो -1/4 और b बोले तो 1, तो फिर क्या हुआ 1 और प्लस -1/4। अच्छा एक बात और है बाबू, एक और बात है, क्या है बात ये है कि आप बोलोगे कि सर कि आपने आइडेंटिटी एलिमेंट 1 क्यों लिया। आप तो पूछ सकते हो ना कि सर आपने आइडेंटिटी एलिमेंट 1 क्यों लिया। मैं बोलूँगा बाबू देखो, एक बात आपको याद होना चाहिए कि जब कभी भी ऑपरेशन डिफाइंड नहीं हो, यहाँ पर स्टेरिक बोल रहा है तो स्टेरिक बोल रहा है, तो उस समय तो हम लोग को पता ही नहीं चल पाएगा कि मैं आइडेंटिटी एलिमेंट 0 लूँ या 1 लूँ, क्योंकि देखिए जब 0 कब लेता हूँ, जब ऑपरेशन एडिशन का दिया रहता तब 0 लेता हूँ, और जब मल्टीप्लिकेशन का दिया रहता तब 1 लेता हूँ। और चूंकि यहाँ पर स्टेरिक है इसीलिए मैं तो कन्फ्यूज हो जाऊँगा कि यहाँ पर 1 लूँ कि मैं 0 लूँ। तो उस केस में एक मैंने आपको मूल मंत्र ये बताया था कि जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आए जब आपको पता ना चले कि ऑपरेशन क्या लेना है, तो उस केस में आप मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन को स्टैंडर्ड ऑपरेशन मान करके काम करोगे। तो जब मैंने मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन को मैंने स्टैंडर्ड माना तो उसके अकॉर्डिंग मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिला, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन जब कभी भी डिफाइंड हो तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 ही होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट के जगह पर 1 को सिलेक्ट किया। अब आगे देखिए बात को क्या होता है, मैंने LHS वाला पार्ट को उठा लिया -1/4 स्टेरिक 1 को, ठीक है, इधर मैंने मतलब दोनों को एक ही साथ सॉल्व कर रहे हैं, है ना, और 1 स्टेरिक -1/4 इधर RHS वाला इधर वाला है, इधर RHS वाला पार्ट है। तो यानी कि आप देखिए -1/4 और 1 में अगर मैं ऑपरेशन लगाऊंगा तो a के जगह पर -1/4 और b के जगह पर +1, लेकिन RHS वाला में a के जगह पर 1 हो जाएगा उल्टा और b के जगह पर -1/4 उल्टा हो गया, ठीक है। अब मैं LHS वाला को सॉल्व करूंगा तो -1/4 + 1 मतलब a + b - ab, a के जगह पर -1/4 इंटू 1, फिर RHS वाला में क्या हो जाएगा a तो 1 हो जाएगा, तो a + b मतलब 1 + -1/4 1 + -1/4 और माइनस ab
मतलब क्या होगा, ए स्टेरिक बी का क्या था, तो ए प्लस बी माइनस ए बी, यानी कि 1 प्लस माइनस 1/4 और माइनस ए बी, ए बोले तो 1 और बी बोले तो -1/4, बी बोले तो -1/4, ठीक है। और ये किसके बराबर आना चाहिए, तो -1/4 के बराबर आना चाहिए, है ना। ये तो मैं यही तो हमको दिखाना है कि अगर 1 आइडेंटिटी है तो मेरा -1/4 आना ही चाहिए। मतलब ए स्टेरिक ई करे चाहे ई स्टेरिक ए करे, मुझे ए मिलना चाहिए हर हालत में, क्योंकि ई मेरा आइडेंटिटी है, तभी ऐसा पॉसिबल होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, हम तो बोले कि -1/4 के बराबर होना चाहिए। अब आगे देखिए, पहले LHS वाला पार्ट को सॉल्व किया तो मेरे को क्या मिला, देखिए -1/4 + 1 माइनस माइनस प्लस 1/4 -1/4 + 1/4 कट गया, और इधर देखिए -1/4 + 1/4 कट गया, ठीक है ना, और इधर -1/4 है। तो आप देख सकते हो ये भी 1 आया है और ये भी 1 आया है, दोनों वैल्यू 1 आया है। LHS और RHS बराबर आ गया, लेकिन आना किसके बराबर था बाबू, तो -1/4 के बराबर आना चाहिए था। क्या, क्यों बोलो तो, चाहे आप LHS को सॉल्व करो चाहे आप RHS को सॉल्व करो, तो वो -1/4 के बराबर ही तो आना चाहिए, क्योंकि ए स्टेरिक ई स्टेरिक ए के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ई तो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसका मतलब ए में तो कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए ए में बदलाव आ गया, ए मैंने क्या माना था -1/4 और एक कट कूट करके 1 आ गया दोनों तरफ LHS RHS, यानी कि, और ये इक्वल नहीं है -1/4 के। इसी वजह से देयरफॉर हेयर आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसी वजह से ये मुझे रिजल्ट मिला। ये रिजल्ट क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। तो जब आपको मालूम है आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हेंस इट इज़ नॉट ग्रुप। वाई, बिकॉज इसने थर्ड लॉ को सेटिस्फाइड नहीं किया, लेकिन पहले दो लॉ को सेटिस्फाइड किया। पहला क्लोजरनेस को सेटिस्फाइड किया, दूसरा एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाइड किया। इसी वजह से देयरफॉर इट इज सेमी ग्रुप, या सेमी ग्रुप को हम लोग डेमी ग्रुप भी कहते हैं। ये सेमी ग्रुप भी हो गया या फिर डेमी ग्रुप भी हो गया, इसको हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है, ठीक है ना, इसमें आपको प्रूफ करना है, ठीक है। आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ डेट Q, O, यानी कि Q क्या है, यहाँ पर रैशनल नंबर है, ठीक है ना। Q क्या है, तो एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर का सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और Q, O क्या है, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन O, वेयर O इज ए गिवन बाय, O एक बाइनरी ऑपरेशन है, और वो किस प्रकार से दिया गया है, तो A ऑपरेटेड विद B अंडर द बाइनरी ऑपरेशन O इक्वल टू A प्लस B। इस बार देखिए A प्लस, इस बार क्या है, A ऑपरेटेड विथ B में A प्लस B प्लस AB, इस चीज़ को कहीं पर लिख लीजिए, बहुत काम का है, फिर ये काम आएगा, है ना। हर जगह पर ये अलग अलग मिलेगा आपको, ठीक है। A ऑपरेशन B अंडर द ऑपरेशन O इक्वल टू A प्लस B प्लस AB, ठीक है ना। अब आगे देखिए, और यहाँ पर हमको ये प्रूव करना है कि ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर Q है विद अंडर द बाइनरी ऑपरेशन O, ये क्या है, सेमी ग्रुप है, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेंगे सॉल्यूशन में, मान लेंगे क्या, ये दिया हुआ मानेंगे नहीं, द Q इज ए रैशनल, Q इज रिप्रेजेंट ऑल रैशनल नंबर, ये चीज़ दिया हुआ तो उसको लिख लेंगे। देयरफॉर Q बराबर क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 1/2 + 1/3 1/4 1/5 1/6, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर -1/2 -1/3 -1/4 -1/5 -1/6 डॉट 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 डॉट। ये चीज़ तो मैंने पहले ही बताया था, ये रैशनल नंबर का सेट में ये सब आता है। अब चेक करेंगे क्लोजरनेस को, तो पहले 0 और 1, मैंने 0 और 1 लिया, है ना, सेट Q से। अब 0 और 1 के बीच में मैं बाइनरी ऑपरेशन O लगाऊंगा, तो बाइनरी ऑपरेशन O लगा दिया। अब इस चीज़ को आप यहाँ कहीं पर लिख लीजिए अपने रफ कॉपी में, A ऑपरेशन B, A ऑपरेटेड विद B अंडर द बाइनरी ऑपरेशन O इक्वल टू A प्लस B प्लस AB। यहाँ पर प्लस A प्लस B है और प्लस AB है, याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा इस चीज़ को, लिख लीजिए आप, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। तो A की जगह पर 0 है और B की जगह पर 1 है, तो A प्लस B और प्लस A इंटू B होना चाहिए। तो A की जगह पर 0 + 1 और प्लस A इंटू B, यानी कि 0 × 1। तो अब रिजल्ट क्या आ गया, 1। और आपको मालूम है कि 1 एक रैशनल नंबर है जो कि बिलोंग कर रहा है Q में, यानी कि दो रैशनल नंबर को सेट Q से लिए, रैशनल नंबर के सेट से लिए, और उनमें दोनों में हम गिवन बाइनरी ऑपरेशन को लगाए, और गिवन बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट मिला 1, जो कि रैशनल नंबर ही है। इसी वजह से मैं कह सकता हूँ कि हियर क्लोजर यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा है। अच्छा, मेरा मन नहीं माना, है ना, मेरा मन नहीं माना, ठीक है, तो मैंने क्या किया, और दो नंबर को, अलग दो नंबर को ले लिया इसी सेट Q से। तो मैंने ले लिया अलग दो नंबर 1 और -1/4, दोनों के दोनों रैशनल है,
दोनों में मैंने, ये 10 नहीं है बाबू, ये दोनों में मैंने बाइनरी ऑपरेशन ओ लगाया तो क्या मिला मुझे, a प्लस बी, a प्लस और b के जगह पर -1/4 और प्लस a इंटू बी, तो a के जगह पर 1 और b के जगह पर -1/4, तो मुझे रिजल्ट क्या मिला 1 -1/4 यानी कि -1/4 दो बार है, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 4 कट गया तो 1/2 मिल गया। तो एक में आधा घटाएंगे तो आधा ही मिलेगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। यानी कि आप कोई भी दो नंबर ले लीजिए बाबू, है ना, कोई दो नंबर ले लीजिए सेट क्यू से, और उसमें बाइनरी ऑपरेशन जो गिवन बाइनरी ऑपरेशन है ओ को लगाइएगा, तो आपको हर बारी जो है कि रैशनल नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्लोजरनेस सेटिस्फाइड हो रही है, देयरफॉर इट इज क्लोज्ड। कौन क्लोज हुआ बाबू, तो सेट क्यू क्लोज हुआ अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ओ। अब आगे देखिए एसोसिएटिविटी चेक करते हैं, ठीक है ना। 1 2 -1/2 ये सभी के सभी रैशनल नंबर है जो कि क्यू सेट में से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि रैशनल नंबर के सेट में से बिलोंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 1 भी यहाँ पर है, 2 भी यहाँ पर है, -1/2 भी यहाँ पर है और प्लस 1/2 भी यहाँ पर है। तो यानी कि सेट क्यू से मैंने 3 नंबर को सिलेक्ट किया, क्योंकि एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, 3 नंबर को तो एटलीस्ट लेना ही पड़ेगा, एटलीस्ट मतलब वही जरूरी है। अब ध्यान दीजिए एसोसिएटिव कैसे चेक करते हैं, तो 1 को पहले ऑपरेट करेंगे, पहले 2 और -1/2 को ऑपरेट करेंगे, है ना, और फिर 1 को उसके साथ, उस रिजल्ट को उसके साथ ऑपरेट करेंगे। फिर आरएचएस में पहले तो 1 और 2 को ऑपरेट करेंगे अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक। यहाँ पर मैं स्टेरिक ले रहा हूँ क्या, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन ओ दिया हुआ, ठीक है, यहाँ बाइनरी ऑपरेशन क्या दिया, ओ दिया हुआ, ठीक है। तो जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में यहाँ पर मैंने स्टेरिक लिख डाला है, तो गलती कर दिया है, तो आप इसको सुधार लीजिएगा। स्टेरिक जहाँ पर है वहाँ पर ओ लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, ओ लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर गिवन बाइनरी ऑपरेशन क्या है, तो ओ है। अच्छा, मैंने भले ही स्टेरिक यहाँ पर लगाया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस बाइनरी ऑपरेशन ही काम किया, मतलब इसी बाइनरी जो गिवन बाइनरी ऑपरेशन है उसी के अंडर मैंने काम किया है। तो आप जस्ट यहाँ पर सुधार कर लोगे, स्टेरिक के जगह पर ओ लिख लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यानी कि ए जहाँ पर स्टेरिक वहाँ पर आप ओ समझो, ठीक है ना, आप ओ लिख लोगे, ठीक है। तो ए 1 ऑपरेटेड विथ ओ और 2 ऑपरेटेड विथ 2 ऑपरेटेड विथ -1/2 अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ओ। फिर 1 को 2 के साथ ऑपरेट करेंगे, फिर बाइनरी ऑपरेशन ओ -1/2, ठीक है। मैं एलएचएस वाला पार्ट को लूँगा, 1 स्टेरिक, यहाँ पर स्टेरिक लिख रहा हूँ, तो वहाँ पर आप ओ समझिए। फिर 2 ऑपरेटेड विथ -1/2 अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ओ। अब 1 को स्टेरिक के साथ, मतलब कि बाइनरी ऑपरेशन ओ के साथ ऑपरेट कर रहा हूँ, और 2 और -1/2 को पहले मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि पहले इसी को सॉल्व करना है ना। अब ए ऑपरेशन बी का वैल्यू क्या था, तो a प्लस बी प्लस ए बी था, a प्लस बी प्लस ए बी था, है ना। यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस ए बी था, तो इसी चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करूँगा, इसी चीज़ को मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा और इसको आगे सॉल्व करूँगा, ठीक है। हाँ, आइए आगे तब सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एलएचएस वाला पार्ट ले लिया एसोसिएटिविटी के लिए। तो पहले 2 और 1 -1/2 को किया, तो 2 प्लस 1 -1/2 a प्लस बी प्लस ए बी, ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू -1/2। क्या आ गया आंसर में, तो 1 स्टेरिक 2 -1/2 और 2 से 2 को काटेंगे तो माइनस बचेगा 1। और एक बात बता दूँ, बार बार मैं बता दे रहा हूँ कि स्टेरिक के जगह पर आप बाइनरी ऑपरेशन ओ समझिए, जहाँ जहाँ स्टेरिक है वहाँ पर आप ओ रिप्लेस कर दीजिएगा। मेरे से गलती हो गया तब, तो आप उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हुआ और -1/2 है, और 2 से 2 काटेंगे -1 बचेगा। अब देखिए बात को आगे समझेंगे क्या है, चलिए। अब देखिए यहाँ पर +2 है, यहाँ पर -1 है, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और -1/2 ऑलरेडी है, तो फिर 1 में से -1/2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो +1/2 बचेगा, ठीक है। और फिर बचा मेरा 1 स्टेरिक 1/2। अब इसमें a स्टेरिक b, मतलब कि a ऑपरेटेड विद b अंडर द बाइनरी ऑपरेशन o, तो a प्लस b प्लस ए बी था, तो a प्लस b, यानी कि a का जगह पर 1 और b के जगह पर 1/2 और प्लस a के जगह पर फिर 1 और b के जगह पर 1/2। फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे को आंसर आ रहा है 1/2 और फिर प्लस 1/2, मतलब 2 को 1/2 है, तो इसीलिए मैं 2 गुने 1/2 लिख दिया हूँ। 2 कट गया आपस में, 1 + 1 आ गया, और 1 + 1 2 है, यानी कि एलएचएस मेरा 2 आया है। अब आरएचएस भी मेरा 2 आना चाहिए, तभी मैं कहूँगा इट इज एसोसिएटिव, है ना। आरएचएस में मैंने जो सॉल्व करना था आप देख लीजिए 1 स्टेरिक 2 और स्टेरिक 1 -1/2 ये लेना है, 1 स्टेरिक 2 स्टेरिक 1 -1/2 ये लेना है।
तो यहाँ पर मैं लिया हूँ 1 स्टेरिक 2 स्टेरिक -1/2। तो 1 स्टेरिक 2 पे पहले सॉल्व करूँगा, a प्लस बी यानी कि 1 + 2 अब प्लस ए बी, ए बोले तो 1 और बी बोले तो 2, अब फिर स्टेरिक -1/2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस वाला ब्रैकेट में, इस करली ब्रैकेट में 2 + 2 4 + 1 5 हुआ, स्टेरिक -1/2। स्टेरिक के जगह पर फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि बाइनरी ऑपरेशन ओ है। अब ए स्टेरिक बी मतलब ए ऑपरेशन ए ऑपरेटेड विद -1/2 अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ओ। तो ए और बी जब ऑपरेट करेंगे तो ए प्लस बी मिलता है प्लस ए बी मिलता है। तो ए प्लस और बी के जगह -1/2 प्लस ए इंटू बी, ए बोले तो 5 और बी बोले तो -1/2। अब क्या हो गया 5 -1/2 और -5/2। तो यहाँ पर फिर क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, आगे मैं एलसीएम ले लिया, जस्ट मैंने एलसीएम ले लिया। तो -1/2 और -5/2 का एलसीएम लिया तो -6/2 हुआ, और 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, 5 में 3 गया तो 2। आप देख सकते हो बाबू कि एलएचएस वाला वैल्यू भी मेरा 2 आया है। ये देखिए एलएचएस वाला वैल्यू भी मेरा 2 आया है, और आरएचएस वाला, यहाँ पर एलएचएस वाला वैल्यू ये है और आरएचएस वाला वैल्यू भी मेरा 2 आया है, यानी कि एलएचएस आरएचएस बराबर है। देयरफॉर इट इज एसोसिएटिव, है ना, ये एसोसिएटिव हो गया। अब आगे आप, मैंने जैसे कि 3 एलिमेंट लिया था 1, 2 और -1/2, तो आप बदल बदल के और भी दूसरा नंबर 3 नंबर ले सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिया आप भी वही लो। आप रैशनल नंबर के सेट में से कोई भी 3 नंबर को ले लीजिए, उसमें एसोसिएटिव सेटिस्फाइड जरूर होगी। ये रैशनल नंबर का सेट है, जरा देखिए ये रैशनल नंबर का सेट है, इसमें से आप कोई भी 3 नंबर ले लीजिए तो उसमें एसोसिएटिविटी जरूर सेटिस्फाइड होगी। इसी वजह से यहाँ पर एसोसिएटिविटी, अच्छा यहाँ पर था ना, मैंने उधर चल गया था, है ना, यहाँ पर ये 3 नंबर कोई भी ले लीजिए जरूर एसोसिएटिविटी सेटिस्फाइड होगी। एलएचएस आरएचएस बराबर आ गई है, आप देख सकते हो। देयरफॉर इट इज एसोसिएटिव, फर्दर यू में चेक, अगर आप चेक करना चाहते हो तो आगे आप चेक कर सकते हो। अब तीसरा क्या चेक करेंगे, आइडेंटिटी को चेक करेंगे। तो चूंकि 2/3 एक रैशनल नंबर है, यानी कि सेट क्यू से बिलोंग करेगा, आप देख सकते हो सेट क्यू में ही बिलोंग करेगा, ऑब्वियस सी बात है ना, सेट क्यू में 2/3 भी बिलोंग करेगा। यहाँ पर भले ही मैंने नहीं लिखा है, बट 2/3 तो एक रैशनल नंबर है ना बाबू, रैशनल नंबर, आप काटोगे तो पूरा कट जाएगा, तो वो रैशनल नंबर है। तो इसी वजह से कहाँ गया जी, हाँ, तो 2/3 एक रैशनल नंबर है और सेट क्यू में बिलोंग कर रहा है। अब 2/3 के साथ मैं क्या ऐसा ऑपरेट करूँगा दाएं से, और क्या मैं ऐसा ऑपरेट करूँगा 2/3 के साथ बाएं से, तो मुझे 2/3 मिल जाएगा। तो फिर पहले की भांति अभी भी, कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब कभी भी ऑपरेशन डिफाइंड है और आपको पता नहीं चल रहा है कि आप आइडेंटिटी क्या ले, तो आप समझ लीजिए कि ऑपरेशन बहुत बढ़िया से डिफाइंड नहीं है, यानी कि स्टेरिक, यानी कि ओ ऑपरेशन यहाँ पर डिफाइंड है। जरा देखिए यहाँ पर ओ ऑपरेशन डिफाइंड है बाबू, यहाँ पर ओ ऑपरेशन डिफाइंड है, क्वेश्चन नंबर 7 में ओ ऑपरेशन डिफाइंड है। और ओ ऑपरेशन ये हमको नहीं बताता है कि ये मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन है या आइडेंटिटी ऑपरेशन है। अगर मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन होता तो जरूर मैं 1 आइडेंटिटी के रूप में सिलेक्ट करता, और एडिशन वाला एडिटिव वाला ऑपरेशन रहता तो फिर मैं 0 को आइडेंटिटी के रूप में सिलेक्ट करता। बट यहाँ पर दुविधा ये है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं एडिशन वाला ऑपरेशन है कि मल्टीप्लिकेशन वाला, इसी वजह से मेरे को आइडेंटिटी का मालूम नहीं चल रहा है। तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन बने जब आपको पता ना चले कि आप आइडेंटिटी एलिमेंट क्या सिलेक्ट करोगे, इसका मतलब ऑपरेशन बढ़िया से डिफाइंड नहीं है, तो उस केस में आप मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन को स्टैंडर्ड ऑपरेशन की तरह यूज कर सकते हो, मैं पहले से ही बता रहा हूँ। और मल्टीप्लिकेटिव वाला ऑपरेशन जब भी कह दूँ, इसका मतलब आपके मन में ये अराइज होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है, इसीलिए यहाँ पर ई के जगह पर मैं 1 चिपका दूंगा सिंपली। और 2 और 1 के बीच में जो ऑपरेशन ओ है, यानी कि यहाँ पर स्टेरिक में दिखा रहा हूँ, तो यहाँ एक्चुअली में ओ है, तो 2 और 1 2/3 और 1 के बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन ओ है, और 1 और 2 के बीच 1 और 2/3 के बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन ओ है, तो उस ऑपरेशन को होने के बाद 2/3 ही आना चाहिए। तो ई का वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ। आइडेंटिटी अब चलिए चेक करते हैं। तो पहले 2/3 और 1 का हम ऑपरेशन को करते हैं, मतलब 2/3 ऑपरेटेड विद 1 अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ओ। तो ए ऑपरेशन बी को आप लिखे हैं ना, a + b + ab, तो 2/3 + 1 मतलब कि a + b + ab, a बोले तो 2/3 × 1। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 2/3 + 1 और + 2/3 आएगा। तो आप देख सकते हैं 1 + 2/3 + 2/3। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 × 2/3 आएगा, यानी कि 4/3 आएगा। 4/3 और 1 का जब आप एलसीएम लोगे तो 7/3 आएगा। कन्फर्म है? अब चलिए ये तो हो गया। इसी चीज़ को मैं यहाँ पर भी सॉल्व करके दिखा दिया हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम है तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए 2 × 2/3 किया और +1 किया, तो 1 + 2 × 2/3 यानी कि 3,
हाँ, तो ये किसके बराबर आ गया? 7/3 के बराबर आ गया। लेकिन आपको आना क्या चाहिए था? 2/3 के बराबर मिलना चाहिए था। क्या? क्योंकि देखिए 1 अगर आइडेंटिटी है, 1 अगर सच में आइडेंटिटी है तो 1 को किसी भी नंबर के साथ ऑपरेट करे तो उसमें वो कोई फेरबदल नहीं करता है। यही आइडेंटिटी की खासियत होती है, यही आइडेंटिटी की निशानी होती है, यही आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी होती है, यही आइडेंटिटी की गुण होती है कि वो किसी के साथ भी ऑपरेट किया जाए तो उसमें कोई बदलाव नहीं डालता है। लेकिन आप देख सकते हो बाबू कि यहाँ पर 1 को जब मैंने 2/3 के साथ ऑपरेट किया तो मुझे 7/3 मिल गया, जबकि मिलना चाहिए था मुझे 2/3, यानी कि 7/3 दोनों तो बराबर आ गया। वो तो बात सही है, वो तो बात सही है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। यानी कि आप 2/3 को जब 1 के साथ ऑपरेट किया तो आपने जब ऑपरेट किया तो 7/3 मिला, अच्छी बात है। और जब आप 1 को जब आप यहाँ पर समझिए, जैसे 2/3 को मैंने 1 के साथ ऑपरेट किया तो मुझे 7/3 मिला, और जब 1 को आप 2/3 के साथ ऑपरेट करोगे तब भी आपको 7/3 मिलेगा। लेकिन आपको मिलना क्या चाहिए था? 2/3 मिलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि 1 तो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब 2/3 आना चाहिए था बट आया तो नहीं ना। इसका मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसी वजह से ऐसा हम लोग को गलत रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि इन जनरल में लिखा हूँ हेयर ए स्टेरिक ई और ई स्टेरिक ए के बराबर आना चाहिए था, बट ये नॉट इक्वल टू ए आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। देयरफॉर हेयर आइडेंटिटी एलिमेंट इज नॉट एग्जिस्ट, सो इट इज नॉट ए ग्रुप। इसी वजह से ये ग्रुप नहीं है। बाई 2 एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड, ये चूंकि 2 एक्सियम्स को सेटिस्फाइड किया है, देयरफॉर इट इज ए सेमी ग्रुप। इसी वजह से ये एक सेमी ग्रुप है, यानी कि इसी को हम लोग डेमी ग्रुप भी कहते हैं। अब देखिए बाबू, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये आज के वीडियो लेक्चर के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। चल थोड़ा पसीना पूछ लेता हूँ मैं। हाँ, थोड़ा सा रुक जाइए बाबू, ब्रेक लीजिए आप भी। ओह माय गॉड। चलिए अब क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 8 में? प्रूव दैट द सेट जेड ऑफ इंटीजर इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन स्टेरिक डिफाइंड बाय ए स्टेरिक बी इक्वल टू a + b + 2। मतलब ये कि आपको अभी प्रूव करना है कि सेट ऑफ इंटीजर जो जेड होता है वो एक अबेलियन ग्रुप होता है ना, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक के अंडर में आपको ये चीज़ प्रूफ करना है। और ए स्टेरिक बी बराबर a + b + 2 आपको दे दिया है, यानी कि स्टेरिक ऑपरेशन 2 एलिमेंट के बीच में कैसे डिफाइंड है, 2 इंटीजर्स के बीच में स्टेरिक को कैसे डिफाइंड करना है, ये भी चीज़ आपको पहले से बता रखा है कि कोई भी आप 2 एलिमेंट लीजिएगा, है ना, ए के जगह पर कोई भी एक दूसरा एलिमेंट ले लीजिए, बी के जगह पर कोई भी एक दूसरा एलिमेंट ले लीजिए, तो जब आप किन्हीं 2 एलिमेंट को लीजिएगा तो उनको जब आप ऑपरेट कीजिएगा तो वो हमेशा a + b + 2 के फॉर्म में ही मिलना चाहिए आपको, ठीक है। यानी कि ये सभी फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू z के लिए अप्लाइड है, यानी कि सभी इंटीजर्स के लिए ये अप्लाइड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारीबाग 1998 में आ चुका है, यानी कि BBU के सिलेबस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और साथ ही साथ BBMKU के सिलेबस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। BBU यानी कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, BBMKU यानी कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, ठीक है। और SKMU का मतलब होता है सीधो कानो, है ना, SKMU तो M शायद कुछ होता होगा, आई डोंट नो अबाउट डैट, बट सीधो कानो यूनिवर्सिटी है, ठीक ना। तो सीधो कानो महतो यूनिवर्सिटी है ना, ऐसा ही कुछ है। और एक BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और एक आपका DU का मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटीज़, है ना। तो ये सब में ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। हाँ, आप कह सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये BHU के लिए इंपॉर्टेंट है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ये नहीं है। अब आगे देखिए, सिंस इट इज गिवन दैट जेड इज ए सेट ऑफ इंटीजर, जेड एक सेट ऑफ इंटीजर है, देयरफॉर जेड बराबर क्या होना चाहिए, ऑल इंटीजर्स आपको लेना है। जेड क्या है तो सेट ऑफ इंटीजर है, जेड क्या होना चाहिए तो ऑल इंटीजर्स का सेट है। तो ऑल इंटीजर का सेट का मतलब क्या होता है, डेट इज डॉट माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, फिर डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट। लेकिन याद रखिए माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी इंटीजर नहीं है, उससे छोटा जितना भी नंबर होगा प्लस इन्फिनिटी से और माइनस इन्फिनिटी से जितना भी बड़ा नंबर होगा वो सारे के सारे क्या होगा तो इंटीजर होगा।
अब क्लोजर चेक करने के लिए चूंकि मुझे प्रूफ करना है कि ये जो है कि अबेलियन ग्रुप है, तो मैं कंफर्म हूँ कि ये जरूर ग्रुप होगा, मैं एकदम कंफर्म हूँ, है ना। मैं पहले से ही खुश हो रहा हूँ कि ये ग्रुप होगा। अबेलियन प्रूफ करना है, बोल दिया है भाई, बोल दिया है, तो यानी कि ग्रुप तो होगा ही और अबेलियन भी जरूर होगा। तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं लेना, एकदम रिलैक्स होकर बनाना है, क्योंकि मुझे मालूम चल गया कि ये अबेलियन है, ठीक है। सिंस इट इज गिवन डेट जेड इज ए सेट ऑफ इंटीजर, इसी वजह से देयरफॉर जेड बराबर ऑल इंटीजर ले लिया। जेड बराबर जो इंटीजर का सेट होता है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो -3 -2 डॉट डॉट -1 0 +1 +2 +3 डॉट डॉट डॉट। अब मैंने दो एलिमेंट को रैंडमली पिक किया। आप मैंने क्या किया, -3 और -2 को लिया जो कि इंटीजर है। आप चाहो तो -3 और -2 के बदले और भी दो किसी भी इंटीजर को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने जस्ट मेरा मन किया तो मैंने -3 और -2 को ले लिया। इन दोनों के बीच में स्टेरिक ऑपरेशन लगाया तो मेरे को क्या मिलना चाहिए जरा देखिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस, ये पहले से डिफाइंड है कि दो इंटीजर के बीच में आप स्टेरिक ऑपरेशन लगाओगे, ए स्टेरिक बी दो इंटीजर है तो a + b + 2 के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि a + b + 2, याद रखिएगा। तो यहाँ आप लिख लीजिए इस चीज़ को, आप इसको लिख लीजिए कहीं पर रफ में, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। पहली बात तो ये, तो a मतलब -3, b मतलब -2, a + b + 2 होना चाहिए, -3 + -2 और फिर +2, है ना, +2 हमेशा होगा। तो -2 + 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, -3 बचा जो कि एक इंटीजर है, यानी कि ये क्लोज्ड हो गया। तो मैंने दो एलिमेंट को लिया, उन दोनों में बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक को लगाया, ऑपरेशन लगाने के बाद भी जो रिजल्ट आया वो उसी सेट जेड का ही हो गया। जिस सेट से मैंने दो एलिमेंट को लिया, रिजल्ट के बाद भी वो रिजल्ट जेड में ही बिलोंग कर गया। इसका मतलब ये क्लोजर है, देयरफॉर इट इज क्लोज। जब क्लोजर होता है तो हम लिखते हैं कि क्लोज्ड है, देयरफॉर इट इज क्लोज्ड। अब एसोसिएटिविटी चेक करेंगे तो देख सकते हैं -3 -2 और 0 में 3 नंबर लिया, और ऑब्वियस सी बात है एसोसिएटिव चेक करने के लिए 3 नंबर को ही लेना जरूरी है। तो मैंने 3 नंबर को लिया जो कि जेड से बिलोंग कर रहा है। अब इन तीनों में मैंने क्या करना है कि एसोसिएटिविटी लगाना है। तो -3 स्टेरिक, -2 स्टेरिक 0 और -3 स्टेरिक -2 और स्टेरिक 0। अब एलएचएस वाला पार्ट को मैं सॉल्व करूंगा, -3 स्टेरिक -2 स्टेरिक 0, तो -3 को रखा और स्टेरिक रखा और -2 और 0 के बीच में जो स्टेरिक है उसको सॉल्व किया। a + b + 2, -2 + 0 यानी कि b +2, है ना, हमेशा +2 आएगा ही आएगा। अब -2 + 2 कट के क्या हो गया, 0 हो गया। तो -3 स्टेरिक 0 आया। अब -3 और 0 के बीच में मैं लगाऊंगा ऑपरेशन, तो -3 मतलब a + b और +2 हमेशा आएगा। तो -3 + 0 और +2 आएगा। अब -3 और +2 को सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा। ये हुआ एलएचएस वाला पार्ट। अब आरएचएस भी मेरा क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो आरएचएस वाला पार्ट क्या है, तो -3 स्टेरिक, ये देखिए -3 स्टेरिक -2 स्टेरिक 0। तो मैं आरएचएस वाला पार्ट लिया, -3 स्टेरिक -2 स्टेरिक 0। तो -3 और -2 को पहले सॉल्व करूंगा तो क्या करूंगा, स्टेरिक उसके बीच में है तो a + b + 2 होगा। तो -3 + b यानी कि प्लस -2 है, b के जगह पर -2 है, अब +2। तो -2 + 2 कट के क्या आ गया, -3 स्टेरिक 0। अब आगे देखिए, -3 स्टेरिक 0 का मतलब a के जगह पर -3 और b के जगह पर 0 है, यानी कि a + b + 2। तो a के जगह पर -3 + b के जगह पर 0 और +2 तो रहेगा ही रहेगा। तो ये भी मेरा -1 ही आ गया। आप देख सकते हो एलएचएस भी मेरा -1 आया था और मेरा आरएचएस भी -1 ही, यहाँ पर देखिए, यहाँ -1 आया था और एलएचएस और आरएचएस भी मेरा -1 ही आ गया। यहाँ पर देखिए, तो एलएचएस आरएचएस बराबर हो गया। अब आगे आपकी मर्जी, आप और 3 अलग अलग नंबर को लेकर के चेक कर सकते हैं, तो हर हालत में आपको एलएचएस और आरएचएस बराबर ही मिलेगा। यानी कि फर्दर यू में चेक, आपको शक है तो आप चेक कर सकते हैं। देयरफॉर इट इज एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव हो गया। अब आइडेंटिटी को चेक कर लेते हैं। तो मैंने इंटीजर के सेट में से मैंने -4 को पिक किया, तो आपकी मर्जी, आप जो पिक करना चाहते हैं आप पिक कर लीजिए। मैंने -4 को पिक किया। अब -4 में मैं क्या ऐसा ऑपरेशन डालूंगा, मैं -4 को किसके साथ ऑपरेट करूंगा, है ना, दाएं से और बाएं से, जिससे कि मुझे -4 ही नसीब हो, है ना, मतलब -4 ही मिले। यानी कि ऐसा कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जो कि -4 के साथ ऑपरेट होने के बाद -4 में कोई बदलाव नहीं डालेगा। तो देखिए, मैंने कहा था आपको कि जब कभी भी ऑपरेशन डिफाइंड ना हो तो उस केस में आप मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन सिलेक्ट कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, और 1 को मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरह सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये तो बात सही है, लेकिन बाबू देखो ये कभी कभी काम नहीं भी आता है। जैसे यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर आपको पता कैसे चलेगा कि जैसे कि मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट -2 को लिया, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट -2 ही लेना है।
जिससे कि मेरा -4 में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो बड़ा ही सिंपल है बाबू, बड़ा ही सिंपल है। देखो यहाँ पर मैंने रफ वर्क किया है, ठीक है। यानी कि सबसे पहली बात तो ये कि मैं -4 और -2 नहीं लिया, मैंने -4 लिया है ना, स्टेरिक, फिर ब्रैकेट डाला, फिर ब्रैकेट डाला, मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट डाला, फिर स्टेरिक, फिर -4 लिखा। और मेरे को क्या चाहिए, तो -4 के बराबर ही रिजल्ट चाहिए। तो मैंने क्या किया, -2 के जगह पर ई लिखा। मैंने क्या किया, ई लिखा। तो जब मैं ई लिखूंगा तो देखा रफ वर्क देखिए जरा, -4 ए और स्टेरिक बी में आंसर क्या आना चाहिए, a + b + ab आना चाहिए, +ab आना चाहिए ना। एक मिनट, जो ऑपरेशन डिफाइंड है क्या है, ऑपरेशन डिफाइंड है वो क्या है, a + b + 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, +2 आना चाहिए, +2 आना चाहिए ना। इसका मतलब इसमें भी वही अप्लाई करेंगे। चलिए आइए, यानी कि a के जगह पर -4 और b के जगह पर +e। तो -4 मतलब a प्लस, यहाँ इसको देखिए, इसको a + b के जगह पर +e और +2 आना चाहिए। a मतलब देखिए -4 और +e के बीच में मैंने ऑपरेशन लगाया है, तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, क्योंकि e एक आइडेंटिटी एलिमेंट हमको नसीब होना चाहिए, है ना, तभी जाकर के मतलब -4 में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। मेरा यही मकसद है। तो देखिए बात को समझिए, मतलब मैंने क्या किया, -2 के जगह पर e लिया। तो उस केस में क्या होगा, -4 और e के बीच में आप ऑपरेशन लगाइएगा अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक, तो आपको क्या मिलेगा, a + b + 2, यानी कि -4 + b के जगह पर e और +2 इक्वल टू क्या मिलना चाहिए आपको, -4 मिलना चाहिए। अब आप यहाँ पर समझिएगा, देखिए -4 + 4, -4 इधर है और इधर भी -4 है, तो आपस में कट जाएगा, बचेगा e + 2 = 0, तो e = -2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मालूम चला कि e का वैल्यू मैं क्या सिलेक्ट करूँगा। ओके, तो अब मुझे पता चल गया कि e का वैल्यू मैं -2 ही सिलेक्ट करूँगा। तो जब मैं -2 सिलेक्ट करूँगा तो देयरफॉर -2 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो -2 जब मैं -4 को अगर -2 के साथ ऑपरेट करूँगा तो हर हालत में मुझे क्या मिलना चाहिए, -4 ही मिलेगा। आप देख लीजिए करके बाबू, मैं 110% का गारंटी दे रहा हूँ। -4 और -2 को आपस में बाइनरी ऑपरेशन हिस्टेरिक के साथ अगर आप ऑपरेट करोगे तो गारंटी है कि आपको -4 ही मिलेगा, यानी कि -4 में कोई बदलाव नहीं मिलेगा। यानी कि हर एक एलिमेंट, अब जैसे देखिए मैंने -4 को सिलेक्ट किया तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट -2 मिला। अब अगर आप -5 को सिलेक्ट कीजिएगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट उसके लिए अलग होगा, -6 को सिलेक्ट कीजिएगा तो उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट अलग होगा, अगर +6 को सिलेक्ट कीजिएगा तो उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट सिलेक्ट अलग होगा। तो आप उस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट इसी प्रकार से निकालिएगा, सेम इसी प्रकार से। जैसे -5 मैंने सिलेक्ट किया तो -4 के जगह पर -5 लिखूंगा, और -5 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 + 5 यानी कि +1, इधर से 2 जाएगा तो -2 यानी कि -1 होगा। उस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट जब आप -5 सिलेक्ट करोगे, है ना, -5 अगर सिलेक्ट करोगे सेट क्यू से, तो उस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट -1 होगा। तो इसी प्रकार से आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें वेरी कर रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए, अब आगे फर्दर यू में चेक, आगे आप चेक कर सकते हैं, आपकी मर्जी। यानी कि मेरे को प्रत्येक एलिमेंट का एक अलग अलग आइडेंटिटी मिल रहा है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा प्रत्येक एलिमेंट का आइडेंटिटी यूनिक होता है। यूनिक मतलब -2 के अलावा -4 का कोई दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से किसी दूसरा एलिमेंट के लिए अलग अलग मतलब होगा, ठीक है ना। जैसे -5 का आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकता यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स चेक कर लेंगे, आइडेंटिटी तो चेक हो गया, है ना। अब आगे इनवर्स चेक कर लेंगे। तो a और b बिलोंग कर रहा है जेड इंटीजर में, एंड b इज द इनवर्स ऑफ a। अगर मैं a और b मान लूँ कि जेड इंटीजर जेड में बिलोंग कर रहा है, जेड सेट में बिलोंग कर रहा है, तो b को मुझे क्या मानना पड़ेगा, इनवर्स मानना पड़ेगा a का। क्योंकि जब कभी भी क्योंकि इनवर्स का बात आया है तो a को जब मैं b के साथ ऑपरेट करूँ दाएं से और a को जब मैं b के साथ ऑपरेट करूं बाएं से, तो हर हालत में मुझे क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैंने पहले भी बता रखा है कि इनवर्स जब कभी भी एग्जिस्ट करेगा तब क्या होता है, उसका आइडेंटिटी जरूर एग्जिस्ट करता है। मतलब तब उस इनवर्स को, मतलब जैसे कि a का इनवर्स मैंने b को मान रखा है, तो यानी कि b को जब मैं a के साथ ऑपरेट करूंगा तो मुझे आइडेंटिटी ही मिलना चाहिए, है ना, चाहे दाएं से ऑपरेट करूं चाहे बाएं से ऑपरेट करूं। इसका मतलब ये हुआ। अब आगे देखिए, a स्टेरिक b को सॉल्व करूंगा, a + b + 2 आएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन रूल, और b स्टेरिक a को सॉल्व करूंगा तो b के जगह पर a के जगह पर b है तो पहले b आ जाएगा, अब फिर b के जगह पर a है तो फिर a आ जाएगा, +2 आ जाएगा, इक्वल टू e आ जाएगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट, अच्छा आइडेंटिटी एलिमेंट
किस केस में? जब a का वैल्यू मेरा 4 है, जब a का वैल्यू मेरा 4 जो कि इंटीजर में ही बिलोंग कर रहा है, तो उस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट मुझे क्या मिला था जरा देखिए तो -2 मिला था। देखिए -2 मिला था ना। ये हर एक केस में अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर जब मैंने a का वैल्यू -4 सिलेक्ट किया है तो उस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिला? -2 मिला है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा? e के जगह पर -2 रख दूंगा, ठीक है। अब क्या होगा जब ऐसा हुआ तो क्या होगा? तब मेरा b क्या होगा? मतलब मुझे तो b को पता करना है कि b क्या होगा एक्चुअली में। तो देखिए a + b + 2 = -2 हुआ है, बात को समझिएगा। a + b + 2 = -2 हुआ है और a का वैल्यू मैंने क्या सिलेक्ट किया है? +4, है ना। आप यहाँ पर आइडेंटिटी के केस में ही देख लीजिए, a का वैल्यू मैंने क्या सिलेक्ट किया? -4 सिलेक्ट किया। तो a के जगह पर मैं क्या कर दूंगा? इस इक्वेशन में a के जगह पर -4 रख दूंगा और आपके इधर इस तरफ -2 है। तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो b का वैल्यू -8 आ जाएगा। कैसे? जरा समझिएगा बात को। ऐसे देखिए, समझिए, +2 है तो इधर आ जाएगा RHS तरफ, तो -2 के साथ वो मिल करके -4 हो जाएगा। और चूंकि a को -4 मान रखा है, देखिए बात को समझिएगा। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, बात को समझिए। यहाँ पर मैं -4 जो है कि मैं नहीं माना हूँ, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा बात को। तो यहाँ पर मैं a का वैल्यू मैं 4 माना हूँ। क्या माना हूँ? 4 माना हूँ। क्या माना हूँ? a का वैल्यू मैं 4 माना हूँ। अच्छा, मैं इसके अकॉर्डिंग पूरा नहीं चल रहा हूँ, मैं इसके अकॉर्डिंग पूरा नहीं चल रहा हूँ, मैं बस इसका आइडेंटिटी एलिमेंट को ले रहा हूँ। आइडेंटिटी क्या है? तो -2, मैं बस आइडेंटिटी एलिमेंट को ही ले रहा हूँ। e का वैल्यू -2 है, इसीलिए मैं यहाँ पर e का वैल्यू -2 लिया हूँ, दैट्स ऑल, ठीक है। और a b बिलोंग कर रहा है z में, तो b क्या होना चाहिए? इन्वर्स होना चाहिए a का। बस इस मकसद से हम बना रहे हैं। अब आगे आप बताइए, अगर a और b को मैं सॉल्व करूँ तो मुझे हर हालत में क्या मिलना चाहिए? तो -2 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? तो -2 मिलना चाहिए, क्योंकि b a का इन्वर्स है। तो यहाँ से मैं दिमाग लगाया कि ऐसा क्या एलिमेंट चूज करूँ a के लिए, a का, जिससे कि मैं जो है कि b को a का इन्वर्स बना सकूँ, है ना। तो अगर मैं a को 4 सिलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज कर लीजिए, आप ऐसे कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं 4 सिलेक्ट किया हूं तो आप 4 ही सिलेक्ट करो, आप ऐसा कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने 4 सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो जब मैंने 4 सिलेक्ट किया, a का मान 4 सिलेक्ट किया, तो उस केस में b का मान क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पर बात को, यहीं पर बात को समझना है। यहाँ पर a का मान मैंने 4 रख दिया, मैं -4 भी रख सकता हूँ, ऐसा नहीं है। अब मैं -4 भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने a का वैल्यू 4 सिलेक्ट किया, तो 4 + 2, क्योंकि मेरे को इन्वर्स सिलेक्ट करना है, तो इन्वर्स सिलेक्ट करने से पहले तो उस नंबर को तो पता करना पड़ेगा जिस नंबर का मुझे इन्वर्स निकालना है। तो पहले इसीलिए मैं a को सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन b तो अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए, तो मैंने a को सिलेक्ट किया, a को मैंने 4 मान लिया जो कि इंटीजर है। अब 4 और 2 6 हो जाएगा और इक्वल टू -2 है, तो उधर चल जाएगा तो -8 हो जाएगा, -6 और -2 -8 हो जाएगा, यानी कि b का मान -8 होगा। यानी कि b का वैल्यू क्या होगा जिससे कि मुझे -2 मिल जाए, यानी कि आइडेंटिटी के बराबर मिल जाए, तभी मैं b को a का इन्वर्स कहूँगा। यानी कि b का मान अगर -8 होगा तो -8 और +2, -8 और +2 क्या हो जाएगा? -6, और a का वैल्यू +4 है, तो उसको कैलकुलेशन करने के बाद क्या आ जाएगा? -2। यानी कि a का इन्वर्स कौन हो गया? a का इन्वर्स -8 हो गया। a क्या है? तो 4 है, तो देयरफॉर -8 इज द इन्वर्स ऑफ +4। तो यहाँ पर उसी चीज़ को मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ। देखिए, a के जगह पर मैंने +4 रखा है, b के जगह पर -8 रखा है, और +2 तो ऑलरेडी है। तो ठीक इसी प्रकार से LHS में भी वही काम किया हूँ और RHS में भी वही काम किया हूँ। यहाँ पर क्या रखा हूँ? 4 + -8 और +2, और यहाँ पर फिर क्या रखा हूँ? b के जगह पर -8 और +4 और +2, और किसके बराबर आना चाहिए? -2 के बराबर आना चाहिए। और देखिए ये आएगा भी, ठीक है। इसको सॉल्व किया, 4 -8 -4 +2 -8 4 और 2 6 +2 और इक्वल टू -2 के बराबर आना चाहिए। देखिए 4 और 2 में सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा, -8 और +6 को सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा। मतलब देखो तीनों के तीनों बराबर आ गए। इसका मतलब यहाँ पर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स अलग अलग होगा यहाँ पर, और वैसे भी हर एक एलिमेंट का इन्वर्स अलग अलग ही होता है, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बोलो, चाहे आप एडिशन के रिस्पेक्ट में बोलो, ठीक है। हेंस हियर इनवर्स इज एग्जिस्ट
फर्दर यू में चेक, अगर आप दूसरा एलिमेंट को लेकर के चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब कॉम्यूटेटिविटी चेक करेंगे तो कॉम्यूटेटिविटी के लिए 2 एलिमेंट को चाहिए, तो 1 और -4 ले लिया जो कि जेड में ही बिलोंग कर रहा है। तो 1 और -4 में पहले ऑपरेट करूंगा अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक, और -4 और 1 में अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक सॉल्व करूंगा। तो देखिए a + b + 2 होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन रूल स्टेरिक का। तो a प्लस के जगह -4 प्लस माइनस हो जाएगा +2, इधर -4 + b मतलब a + b + 2, तो a के जगह -4, b के जगह +1 और +2। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, 4 में से 1 गया तो -3 और +2, और इधर -4 और +1 तो -3 और +2, तो दोनों वैल्यू आपका देख सकते हैं -1 आ गया, यानी कि LHS RHS बराबर आ गया, देयरफॉर इट इज कम्यूटेटिव। अब आगे आप जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 और -4 लिया, अब आगे आप दूसरा वैल्यू लेकर के भी चेक कीजिएगा तो ये कम्यूटेटिव ही होगा। फर्दर यू में चेक, हेंस ऑल 5 एक्सियोम्स आर सेटिस्फाइड, सो जेड कॉमा स्टेरिक, यानी कि जो अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जेड का बन रहा था बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक के साथ, वो क्या है, एक प्रकार का अबेलियन ग्रुप है। ये प्रूफ हो गया क्योंकि पांचों का पांचों लॉज यहाँ पर सेटिस्फाइड हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छा इसमें जान था, ठीक है ना। तो चलिए, आशा है कि लेक्चर नंबर 64 आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 65 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।